हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन यूनिट 10 का। जैसा कि आप सभी को पता है, अभ्यास एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर हम आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो हमारी यूनिट 10 है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूनिट 10 जो हमारी है वो हमारी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सिलेबस के अंदर एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड स्टैंडर्ड, एक हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम आज के सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन को अटेंड कर लें। ठीक है, फिर हम करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल एक्ट एंड स्टैंडर्ड से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है क्लीन वाटर एक्ट CWA रेगुलेट्स। ठीक है, तो क्लीन वाटर एक्ट जो हमारा है, ठीक है, वो क्या रेगुलेट करता है? आप जल्दी से यहां पर आंसर दें, क्या हमारा यहां पर रेगुलेट करता है? देखो, क्लीन वाटर एक्ट जो आपका होता है जनरली यूएस फेडरल एक्ट आपका ये है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा CWA क्लीन वाटर एक्ट। इसका मतलब ये था कि जो पॉल्यूटेंट्स आपके हैं उनको आपको क्या करना है, वाटर के अंदर डिस्चार्ज करना है, तो उसको रेगुलेट ये करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो CWA आपका है बेसिकली ये यूएस फेडरल एक्ट आपका होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट के लिए ये जो एक्ट आपका है ये आपका एनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो अंडर द CWA EPA जो आपका है, CWA के अंडर ही जो हमारी इंडिया के अंदर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसने पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो CWA बेसिकली हमारा यूएसए के लिए यहाँ पर हो गया है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है कि द डिस्चार्ज ऑफ रेगुलेटेड केमिकल इनटू सरफेस वाटर इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो केमिकल्स आपके हैं सरफेस वाटर के अंदर अगर आप केमिकल्स को डिस्चार्ज कर रहे हो तो ये कौन रेगुलेट करेगा? ठीक है, सारा, CERCLA, NPDES और PDAC। तो जल्दी से आप यहाँ पे आंसर बताएं कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। हाँ, तो डिस्चार्ज ऑफ रेगुलेटेड केमिकल्स इनटू सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का मतलब हो गया जो हमारी ग्राउंड सरफेस पे वाटर बॉडी है उनके अंदर आप यहाँ पे पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, पॉल्यूशन को आप, पॉल्यूटेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये रेगुलेट आपका करता है NPDES। क्या करता है? NPDES आपका रेगुलेट करता है। NPDES का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, एनपीडीएस का मतलब हो गया नेशनल नेशनल पॉल्यूटेंट। ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एनपीडीएस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। हाँ, नेशनल पॉल्यूटेंट, फिर क्या है, डी, डिस्चार्ज एलिमिनेशन सिस्टम। ठीक है, एनपीडीएस का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो फुल फॉर्म आपका क्या होता है?
नेशनल पोल्यूटेंट डिस्चार्ज एलिमिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो सरफेस वाटर के अंदर अगर हम केमिकल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो इसको रेगुलेट आपका करता है NPDES, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है रिक्वायर्स EPA, EPA मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चल, टू एस्टैब्लिश रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो गई है कि EPA को किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि वो एक रेगुलेशन को एस्टैब्लिश कर सके, किसके अगेंस्ट में, कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर अगर कंटामिनेंट्स आपके प्रेजेंट है तो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, जैसे लिखा हुआ है SAWD, SDWA, ASAW, SWSA। अब आप यहाँ पे बताओ, देखो अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा तो ही आप बता पाओगे, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे आंसर, यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर आपका आएगा SDWA। करेक्ट आंसर क्या होगा, SDWA। SDWA का फुल फॉर्म आपका होता है सेफ ड्रिंकिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट। क्या फुल फॉर्म होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट, ठीक है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट जो आपका होता है ये आपका परमिट करता है EPA को कि भैया तुम एस्टैब्लिश करो रेगुलेशंस, गाइडलाइंस कि जो ह्यूमंस हैं वो किस तरीके का वाटर जो है वो पिएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट जो आपका है साइंड इनटू लॉ, ठीक है, एज अ लॉ कब ये साइंड आपका हुआ, January 1, 1970, January 2, 1970, January 1, 1971, January 1, 1972। अब आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा ना नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट तो ही आप बता पाओगे। याद रखना भैया कि January 1, 1970 में, ठीक है, जो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट आपका है वो एज अ लॉ आपका साइंड हुआ था। क्या हुआ था, एज अ लॉ आपका साइंड हुआ था, ठीक है। हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट जो आपका है, देखो इसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, नेपा बोला जाता है, ठीक है। याद रखना अगर कभी ऐसा लिख के आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए, NEPA, ठीक है, ये आपका नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, ठीक है। तो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट जो आपका है साइंड इनटू लॉ ऑन January 1, 1970, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया इज, बताओ भैया क्या है। इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपका है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर, हाँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन को आप पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो पहला आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन की बात जो की जा रही है वो आपका था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका है, ये आपका कब इनेक्ट हुआ था, ये आपका इनेक्ट हुआ था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। एनजीटी का फंक्शन क्या नहीं है, एनजीटी का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो आप यहां पे देखो लिखा हुआ है एजेक्ट डिक्शन ऑन एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स,
प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्रांटिंग कंपेंसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, रिव्यूइंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, एजुकेशन ये प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें जो हैं वो एनजीटी के आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, बाकी तीनों आपके क्या हैं, बाकी तीनों आपके एनजीटी के फंक्शन हैं। बट ये जो बी नंबर का ऑप्शन है कि प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो एनजीटी एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, प्राइमरी एड्रेस्ड, तो बताओ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देखो ये जो आपका एनवायरमेंटल एक्ट और स्टैंडर्ड है ना, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मिल जाएंगी, देख लेना आप। एनकैप भी बताया है, सीपीसीबी भी आपको बताया हुआ है, ईपीए भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर इसको देख लेना, आपका बहुत काम की चीज है। ठीक है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं आपके बन जाएंगे एनवायरमेंटल एक्ट एंड स्टैंडर्ड से। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 था, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए था, रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज आपका था, मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क आपका हो गया, प्रोटेक्टिंग ऑफ कोस्टल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन को देखते से ही हमें ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन और नॉन फॉरेस्ट यूज। ठीक है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन हमारा है वो बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए आप इसका मतलब ये प्राइमरी इसका एड्रेस्ड है कि जो काम करता है आपका ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसका ये रेगुलेशंस, ये फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन जो आपका हो गया है वो करेगा नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है आपका विच एक्ट रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू वाटर बॉडी, मतलब वो कौन सा एक्ट है जो रेगुलेट करता है डिस्चार्ज को, कि भाई डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट को कि वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर अपने को क्या करना है, वाटर बॉडी के अंदर अपने को पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज करना है। तो वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा एक्ट आपका है जो रेगुलेट करेगा। सबसे पहला लिखा हुआ है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये तो होगा नहीं, हम वाटर एक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, एयर की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे हट जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाला है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बिल्कुल नहीं आने वाला है। जब हम वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं तो जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट होता है वो रेगुलेट करता है कि भैया वाटर बॉडी के अंदर आप पॉल्यूटेंट को किस प्रकार से डिस्चार्ज करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये जो सेशन आपका है, इस सेशन से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में रहेगा, क्योंकि एक्ट और स्टैंडर्ड आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 है, इसका मेन एम क्या था। हाँ, मेन एम जो आपका है वो आपका यहाँ पे क्या है, तो देखो वाइल्ड लाइफ की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये किससे रिलेट होगा कि भैया जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो ट्रेडिंग और हंटिंग, मतलब शिकार, और शिकारी जो होते हैं ना क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो रेगुलेट हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को बनाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, आंसर आपका रहने वाला है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रेगुलेट हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following is a key feature of the National Environmental Policy 2006। ठीक है, जो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी आपकी है, ठीक है, 2006, इसका
की फीचर क्या है, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी आपकी है 2006, इसका मेन फीचर जो था, अगर आप एनईपीए जो एनईपी आप जब पढ़ेंगे, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी को पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो मेन फोकस था, वो मेन फोकस था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। इसका जो की फीचर है, वो की फीचर आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका की फीचर है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर ये है क्या, ठीक है। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये तो रेगुलेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एनकैप आपका हो गया, नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका होता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका होता है उसका हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो ये जो बी ऑप्शन आपका है, ये बी ऑप्शन आपका रहेगा। याद रखना एनईपी 2006 का मेन की फीचर आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका है, क्या है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखो, द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन वाज फर्स्ट इशूड अंडर विच एक्ट। देखो EIA जो आपका है ना, ये EIA को किसके, या फिर ऐसा बोल सकते हो EIA आपका किसके अंडर में आता है, तो याद रखना EIA आपका आता है इसके अंडर में, ये एक्ट आपका EPA 1986 के अंडर आता है। इसके अंदर आता है आपका EPA 1986 के अंडर आपका आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, क्योंकि ये वाटर प्रिवेंशन हो गया, एयर प्रिवेंशन हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपका हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इसके अंडर नहीं आता है। ये आपका किसके अंडर आता है, ये आपका EPA के अंडर आता है, ठीक है, किसके अंडर आता है, EPA के अंडर आता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विद द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा हजार्डस वेस्ट होता है, इस हजार्डस वेस्ट के कंट्रोल एंड रेगुलेशन, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कलेक्शन आपका हो गया, ट्रांसपोर्टिंग आपका हो गया, हैंडलिंग आपका हो गया, ठीक है, और आपका जो है क्या, इसको आपको क्या करना है, आपको हजार्डस वेस्ट आपको क्या करना है, आपको इसको खत्म भी करना है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले भोपाल से आपका बहुत सारा मेट्रिक टन जो है हजार्डस वेस्ट को लेके आया गया था। तो ये जो रामकी आपका प्लांट है पीथमपुर में, वहां पे उसको क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था, खत्म करना था पूरा, ठीक है। अब वहां पे जो हजार्डस वेस्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था पूरा, ठीक है। कैसे किया जा रहा था, बाय द इंसरेशन, इंसरेशन मतलब उसको जलाया जा रहा था, जलाने के बाद जो राख निकलती उसको क्या किया जा रहा था, उसको लैंडफिल, ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर क्या करेंगे, उस एस को भर देंगे और मिट्टी से उसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। यही जो एक प्रोसेस थी, ये प्रोसेस को लिया जा रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा, वो आंसर क्या आ जाएगा, हम कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए स्पेशली हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 आपका आया हुआ है, ठीक है। कौन सा आया हुआ है आपका, आपका आया हुआ है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारी आपकी मेथड यहाँ पे होती है, तो एक मेथड मैंने आपको बताई है कि इंसुलेशन आपका हो गया, ठीक है, इंसिलेशन आपका हो गया, और ये सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट आपका है, ठीक है। इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप ये याद रखिए, एक्ट और स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो आप याद रखना कि जो हजार्डस वेस्ट आपका होता है, ठीक है, उसके रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए आपका जो रूल बनाया गया है, तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आपका आया हुआ है 1989 में, ठीक है। कब आया हुआ है, 1989 में आपका आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। ये आपका एक जीएस वाला पार्ट आ गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के अंदर
राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल आपका है, कौन सा आर्टिकल आपका है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो आपका आर्टिकल 21 आपका रहेगा। क्या रहेगा आपका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो आपका है दैट इज आर्टिकल 21, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 21 नंबर का जो आर्टिकल आपका है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपको क्या करना है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपको सेट करना है। ठीक है, सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो याद रखना इसके लिए, जैसे जो है ना पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपका है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका सीपीसीबी। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका है, यह रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है, इसके अंतर्गत आपका आता है, क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है आपका सीपीसीबी। ठीक है, सीपीसीबी। ठीक है, तो MOEFCC आप बोल सकते हो यहां पे कंट्रोल सीपीसीबी। ठीक है, तो MOEFCC सीपीसीबी को कंट्रोल यहां पर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है यहां पे द क्लीन एयर एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू। जो आपका क्लीन एयर एक्ट है कब इंट्रोड्यूस किया गया? सॉरी, किस किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस आपका ये हुआ था? मैनेज हजार्डस वेस्ट नहीं भाई, हजार्डस वेस्ट वाला तो रूल आपका अलग हो गया। क्लीन एयर एक्ट की बात करें तो ये मेनली एयर क्वालिटी और कंट्रोल एयर पॉल्यूशन के लिए आपका निकाला गया था। तो क्वेश्चन को देखते से ही आपका यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बी नंबर का ऑप्शन आपका टिक हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें कहीं तक आपको, कहीं से कहीं तक आपको एयर से रिलेटेड आपको पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका बी ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है रेगुलेट एयर क्वालिटी एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लीन एयर एक्ट जो आपका है वॉज इंट्रोड्यूस टू, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? एयर क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो इसका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी जो 2006 थी उसका की फीचर आपका यही था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एड्रेस्ड इन विच एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब अपन बात करेंगे, ठीक है, तो एनईपी जो आपका है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी जो आपकी है वो किसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपका जो सी ऑप्शन रहने वाला है वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सीपीसीबी का रोल क्या है? मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड जो आपका होता है इसका मेन रोल आपका क्या है? डेवलपिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, एस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, जल्दी से बताओ आप आंसर। सिंपल सी बात है, सीपीसीबी की अपन बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, तो मॉनिटर करना है पॉल्यूशन एंड कंट्रोल करना है पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आपका है, कब आपका यहाँ पे इनेक्टेड हुआ था? ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूं, ये आपका इनेक्टेड हुआ था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन आया था आपका, उसमें मैंने आपको बताया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आपकी हुई थी, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनेक्टेड आपका हुआ था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि भैया किस ईयर के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई थी। आप जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करें क्या आंसर यहां पर आने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है NEAA मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल एपलेट्स अथॉरिटी एस्टाब्लिश टू, किस लिए एस्टाब्लिश की गई थी? तो याद रखना NEAA जो आपका होता है, NEAA जो आपका होता है, जो आपके एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए और अपील करने के लिए NEAA आपका जो है इसको एस्टाब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, इसको एस्टाब्लिश्ड किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज्ड। पहला ऑप्शन है राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क मैनेजमेंट। ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो आपका है, राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP EMS2। ठीक है, तो नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम जो हमारा है ये किस लिए है? रिड्यूस एयर पॉल्यूशन लेवल अक्रॉस कंट्री। ठीक है, अक्रॉस कंट्री एयर पॉल्यूशन लेवल को क्या करना है? क्या करना है? कम करना है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। एनकैप का लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं एनकैप की बात करूं, बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई इससे। ठीक है, तो पढ़ लेना आप इसको। एनकैप जो आपका है, एनकैप जो यहाँ पे लिखा ना एयर पॉल्यूशन का रिड्यूस करना है, तो एनकैप मेनली टारगेट यहाँ पे जो करता है ना, जो आपका PM 2.5 और PM 10। ठीक है, अब ये तो डाया हो गया, साइज की बात होगी 2.5 एंड 10। PM का मतलब यहां पे होता है पर्टिकुलेट्स मैटर। ठीक है, क्या होता है आपका? ठीक है, तो मेनली जो पर्टिकुलेट्स मैटर होता है ना, पर्टिकुलेट्स मैटर आपका होता है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए आपका ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और इसके टारगेट्स हैं। ठीक है, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आगे चल के जो हमारी ईयर आ रही है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 2026 आपका हो गया, तो क्या टारगेट इन्होंने लेके रखा हुआ है कि कितना हमें कम करना है, रिड्यूस करना है PM 2.5 को एंड PM 10 को। अब आपको नहीं आया होगा समझ में, तो आप याद रखना, जैसे हम एयर कंडीशनिंग लेने के लिए जाते हैं ना, एसी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, और या फिर एड वगैरह आपने देखा होगा, उसमें बोला जाता है ना कि इस एसी में है आपका PM 2.5 फिल्टर जो आपकी एयर को रखेगा फ्रेश, यही बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। एनकैप, एनकैप बहुत इंपोर्टेंट है, हो सकता है एनकैप से आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आपको जो लेक्चर है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप देख लेना एक बार। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। विच एक्ट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट इन इंडिया? इंडिया में ई वेस्ट की बात की जा रही है, तो देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएगा ये, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर नहीं आएगा। याद रखना, इसके लिए जो एक्ट आपका बना हुआ है वो आपका ये C नंबर का है,
द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, 2016 के अंदर आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो आपका बनाया गया है। तो सी नंबर का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन आपका है वो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन जो आपका है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो भैया, इसका आंसर आप बता सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन का मतलब था improve air quality, enhance sanitation and cleanliness और मैनेज वेस्ट रिसोर्सेस, कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। सिंपल सा आंसर, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता मतलब कि हमें सैनिटेशन को यहाँ पे एनहांस करना है और क्लीनिनेस जो हमारा है उसको भी एनहांस करना है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था हमारा, ठीक है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब कि EIA जो आपका होता है, क्या होता है आपका EIA आपका होता है, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एनालाइजिंग द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, मैनेजिंग हजार्डस वेस्ट, ये तो नहीं है, रेगुलेटिंग फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन, ये भी नहीं है, इसके लिए तो आपका दूसरा है, कंट्रोलिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये नहीं करता है, ये तो आपका CPCB करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आपका है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। कि EIA प्रोसेस जो आपकी होती है इसमें हम पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए एनालिसिस करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, हम EIA के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP एम्स टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर्स। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। NCAP का मेन टारगेट है पर्टिकुलेट मैटर को क्या करना, पर्टिकुलेट मैटर को कम करना, PM2.5 एंड PM10 इन एटलीस्ट 102 सिटीज। कितनी सिटीज को इंक्लूड किया गया, 102 सिटी को इंक्लूड किया गया इंडिया में। और यहाँ पे 2024 तक जो रिडक्शन आपका है वो 20 से 30% है। 2024 तक का जो टारगेट था ना वो 20 से 30% रिडक्शन की बात की जा रही है, लेकिन ये 2024 तक जो 20 से 30% यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर को कम करना है वो किस बेस ईयर के रिस्पेक्ट में कम करना है। बेस ईयर क्या है इसके कंपैरिजन का, तो याद रखना जो एनकैप का बेस ईयर है वो आपका 2017 है। क्या है आपका 2017 आपका एज अ बेस ईयर यहाँ पे लिया गया है और उसके कंपैरिजन में 2024 में पर्टिकुलेट्स मैटर जो आपके हैं वो हमें कितना रिड्यूस करना है, 20% टू 30% हमें रिड्यूस करना है। कितना करना है, 20% टू 30% हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप जो आपका है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2019 में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है PM2.5 एंड PM10 जो आपका है एटलीस्ट 102 सिटीज के अंदर 102 सिटी इसके अंतर्गत आई हुई हैं जिसमें 20% से 30% तक हमें रिडक्शन करना है। और मैंने आपको बताया एनकैप जो आपको है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जा सकते हैं। आपको वहां पे एनकैप के बारे में मिल जाएगा, आपको CPCB के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हमारा होता है बट CPCB से आपके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका जो एस्टेब्लिश्ड किया गया था वो आपका कब किया गया था, वो आपका 1974 किसके अंतर्गत, MOEFCC, ठीक है। चल तो 1974 आपका यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखो, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? याद रखना सिंपल सा आंसर है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा ना। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आपका करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। कहां पे है आपका? न्यू दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, ठीक है। क्या है? हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है एनएएमपी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि एनएएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनएएमपी का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। एनएएमपी जो आपका है, एनएएमपी आपका क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मेजरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये डबल बार आ गया आपका, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आपका है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर भी लिखा हुआ है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका एनएएमपी जो आपका रहेगा ए और सी आपके यहाँ पर मैच कर रहे हैं दोनों ऑप्शंस, ठीक है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप ऊपर वाले को सिलेक्ट हमेशा किया करो, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो आपका है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो आपका यहाँ पे सेम है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताओ विच वॉज द फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में हम डिजास्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेजर डिजास्टर, और इसके अंदर भी हम फर्स्ट मेजर डिजास्टर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या था। भाई बच्चे बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चे बच्चे को पता है क्या है आपका? लंदन स्मोक। क्या आंसर आएगा आपका? लंदन स्मोक, दैट इज द फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन लंदन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड मेजर डिजास्टर वाज द लंदन स्मोक दैट अकर्ड इन 1952, ठीक है। कब आया था ये? 1952 के अंदर, which resulted in more than 4,000 डेथ, ठीक है। 4,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। इसलिए फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन आपका यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, जैसे आपको पता है कि एयर पॉल्यूटेंट आपके कौन कौन से होते हैं। जैसे एयर पॉल्यूटेंट में आप बात करोगे तो एरोसॉल आपका हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, लिक्विड पार्टिकल्स हो गए। अगर यह तीनों पार्टिकल्स को हम मिला दें तो क्या बनेगा? डस्ट बनेगा, मिस्ट बनेगा, स्मोक बनेगा कि स्मोक बनेगा? तो एरोसोल, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स ये मिलकर स्मोक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मोक आपका बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? स्मोक बनाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, डीबी ऑफ थ्रेशोल्ड हियरिंग की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? डीबी ऑफ अ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की अपन बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। व्हाट इज द डीबी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग? तो इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा? 0 आपका रहेगा। तो डेसिबल ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 आपका रहने वाला है, ठीक है। रस्टल ऑफ लीप्स द डीबी आपका 10 रहेगा। ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के लिए 20 आपका होता है, ठीक है। एंड फॉर बेडरूम एट नाइट दैट इज द 30 आपका होगा। मतलब ये आपसे पूछ सकता है अलग अलग कैटेगरी में। थ्रेशोल्ड हियरिंग के लिए मैंने बताया जैसे कि आपका 0 होता है, ऐसे ही रस्टल्स ऑफ लिप्स के लिए आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में आपका कितना डीबी रहेगा? 20 डीबी आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। कितना रहने वाला है? 20 डीबी आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, what is the ambient noise level in the residential
वन ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय में। रात के समय में कितना आपका एम्बिएंट नॉइस लेवल होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है 45 डीबी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो आपका रहेगा वो 45 डीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेसिडेंशियल वन ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, तो 45 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, रेसिडेंशियल जोन के अंदर। ठीक है, और डे टाइम में अगर बात की जाए तो 55 आप बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो आप? 55 आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हमने जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्ट होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कि आपकी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।